Good evening and join all the students of class 11th. Today we will learn about gas laws on the basis of KMT, Kinetic Molecular Theory. हमने कल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के माध्यम से बॉल्स लॉ को देखा था कि बॉल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस प्रकार से करता है, और आज हम लोग चार्ल्स लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ आप जानते हैं कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, ये पढ़ाया हुआ हिस्सा है, आपको पता भी होगा वैसे। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल। तो मैथमेटिकल फॉर्म चार्ल्स लॉ का क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू D। ये मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ। मैथमेटिकली चार्ल्स स्टेटमेंट चार्ल्स जो कह रहे हैं उनका मैथमेटिकल फॉर्म यही है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। तो ये लागू कब होगा? when pressure is constant, या प्रेशर कांस्टेंट हो and mass of the gas is constant and m of the gas is constant। जब इसका गैस की मास कांस्टेंट हो, उसमें नया गैस ना डाला जाए, न गैस उसमें से निकाला जाए, तो वैसे कंडीशन में टेम्परेचर जो है वॉल्यूम से सीधा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब इसको देखिएगा, जो स्टेटमेंट का फिजिकल सेंस है वो मैं लिख रहा हूं। फिजिकल सेंस जो एक किसी आदमी को समझाना हो कि यह है क्या, तो फिजिकल सेंस क्या है? व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज। व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज volume will increase अब इस बात को हमें समझना है और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर इस बात को समझने में थोड़ी सजगता रखनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी सजगता की कमी हुई तो ये कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा और आप इसको फिर से रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है लड़कों के लिए। तो यहां देखिए, जो ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये बात चार्ल्स कह रहा है। अब टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, इसे हम लोग देखते हैं। क्या? व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू द गैस, अब आप गैस को अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द काइनेटिक गैस, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या? हाफ mv² होगा। अगर इसमें कुछ बदलना हो, कुछ बढ़ना हो, कुछ घटना हो तो क्या घटे बढ़ेगा? तो हम लोग देखेंगे क्या ये कांस्टेंट पार्ट है आपका, ये आपका कांस्टेंट है, तो घटने बढ़ने वाली बात कहां चल रही है? घटने बढ़ने वाली बात यहां चल रही है। वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। बस बात इतना ही होगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में जो चेंजिंग लाई जा सकती है वो वेलोसिटी के माध्यम से आता है। वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी घट गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई, जैसा कि इस फॉर्मूले के विश्लेषण से हमको प्राप्त होता है। तो अब चूंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो वेलोसिटी बढ़ने का परिणाम क्या होगा? इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन द वॉल। इट विल इंक्रीज द collision of gaseous particles on the wall।
अब ये गैसेस पार्टिकल्स का टक्कर जो है दीवार पे बढ़ जाएगा। जब इसका टक्कर दीवार पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। अब इसके कारण क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज, इसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पर रुक के सोचिए जरा सा, जब इसका प्रेशर बढ़ रहा है और हमने क्या रखा है, कांस्टेंट प्रेशर रखा है, तो प्रेशर को काउंटर करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, जितना था उतना करने के लिए बढ़े हुए प्रेशर को घटाने का उपाय क्या है, बढ़े हुए प्रेशर को घटाने का उपाय यह है कि वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू काउंटर द प्रेशर, इन ऑर्डर टू काउंटर द प्रेशर, इन ऑर्डर टू काउंटर द इंक्रीमेंट इन प्रेशर, द इंक्रीमेंट इन प्रेशर, इंक्रीमेंट इन प्रेशर, इन प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, और ये सीधा सा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप गैस में टेम्परेचर दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलिजन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और साथ लागू कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर को घटाने का क्या उपाय है, प्रेशर को घटाने का एक ही उपाय है, जैसा बॉयल्स कह रहा है कि वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा। अब वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्यों घटता है, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया पर ऑटोमेटिक पहले जितना हो जाएगा, और अल्टीमेटली प्रेशर काउंट्रैक्ट कर जाएगा, प्रेशर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको चार्ल्स लॉ को देखें। चार्ल्स लॉ के बाद एक लॉ मैंने आपको और भी बताया है, और वो लॉ है आपको एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ आपको बताया गया कि एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ हमने बताया। एवोगाड्रो लॉ क्या है कि अगर गैस ज्यादा सप्लाई किया जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये घटना कब घटेगी, ये घटना घटेगी आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अजय पांडे, there is some voice in my I think Bluetooth, maybe it is not connected, see from there। तो एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप गैस की मात्रा बढ़ाते हो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने का परिणाम ये होगा कि गैस अपनी वॉल्यूम बढ़ा ले जाएगी। तो एवोगाड्रो लॉ का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन या कंडीशन जो भी आप माने, लिमिटेशन इन और कंडीशन, लिमिटेशन किसका या कंडीशन किसका क्या है, इसका कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। इस कंडीशन पर यह अपना काम करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, V इज प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N यहां नंबर ऑफ मोल्स है। यानी कि आप गैस पार्टिकल्स को या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, या तो गैस इसमें जोड़ा जा सकता है या निकाला जा सकता है, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। तो आइदर वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट the gas from the system, the gas in the container। अब कंटेनर से गैस आप निकाल भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। तो जब ऐड करोगे तो उस कंडीशन में, सब्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, उस कंडीशन में क्या होगा उसको हम लोग। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे की हुई बात है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या बात होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो बात चलती है उसको ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का स्पीड है v, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है ये कांस्टेंट होगा, पार्टिकल इज कांस्टेंट,
इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई डिक्रीमेंट नहीं हो सकता वेलोसिटी में। और कांस्टेंट प्रेशर की बात जब कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? स्ट्राइकिंग रेट इज सेम, स्ट्राइकिंग रेट इसका सेम है। ये दो कंडीशन। तो जब गैस आप डालोगे तो गैस नंबर ऑफ मोल्स से बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा? कोलिजन इंक्रीज करेगा। यहां से देखिए, जब नंबर ऑफ मोल्स हम इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं when we increase gas, when we increase mold, we increase mold। जब आप मोल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स विल इंक्रीज, गैसेस पार्टिकल इसका क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। और जब इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा तो स्ट्राइकिंग रेट हाई हो जाएगा। यहां देखते हैं स्ट्राइकिंग रेट विल बी हाई, स्ट्राइकिंग रेट विल बी हाई, स्ट्राइकिंग रेट इसकी हाई हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट प्रेशर ट्राइज टू इंक्रीज, ये अपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, इसको प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है। तो प्रेशर को काउंटरैक्ट करने का क्या तरीका है? प्रेशर को काउंटरैक्ट करने का एक ही मेथड है, वॉल्यूम इंक्रीज कर ले। तो यहां हम लिखते हैं टू काउंटरैक्ट द प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस, टू काउंटरैक्ट द प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो प्रेशर को काउंटरैक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से ही कम किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो इस चीज को हमने पढ़ा है। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं कि अगर हम इसमें से गैस बाहर निकाल लें तब क्या होगा? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम घटाते हैं अर्थात गैस को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां क्या होगा? when we decrease number of mole, when we take out gas, अगर गैस हम बाहर निकालते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? वैल्यू ऑफ एन विल ड्रॉप, द वैल्यू ऑफ एन विल ड्रॉप, वैल्यू ऑफ एन इसका ड्रॉप कर जाएगा। अगर ड्रॉप करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो ड्रॉप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कम हो जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो स्ट्राइकिंग रेट घट जाएगा सरफेस पे। तो यहां लिखते हैं ऑन सरफेस स्ट्राइकिंग रेट विल फॉल, ऑन सरफेस स्ट्राइकिंग रेट विल फॉल। तो स्ट्राइकिंग रेट इसका क्या होगा? विल फॉल, स्ट्राइकिंग रेट इसका घट जाएगा। जब स्ट्राइकिंग रेट घटेगा तो परिणाम क्या होगा? गैस अपने प्रेशर को घटाने की कोशिश करेगी, तो प्रेशर विल ट्राई टू डिक्रीज, इसका प्रेशर आप गिरने की कोशिश करेगा, कम होने की कोशिश करेगा। लेकिन लॉ कहता क्या है कि प्रेशर गिरना नहीं चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। तो काउंटरैक्ट करने के लिए क्या करेगी? वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगी। तो काउंटरैक्ट द प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज, इसका वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने एवोगाड्रो लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर समझा। अब एक लॉ हमारा अंतिम बचा हुआ है और लॉ है अल्टीमेटली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम केविटी पर समझेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट क्या है इसका देखिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है
वो ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो पैदा हुआ है, ये टोटल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल प्रेशर जो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के बराबर होता है, ये चीज कह रहा है। और इसका फाइनल डेरिवेशन अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन of the gas into total pressure। ये बात फाइनली डाल्टन कहता है। तो यहां हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फिर से एक्टिव करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि प्रेशर कैसे पैदा होता है? प्रेशर स्ट्राइकिंग से पैदा होता है। जितना स्ट्राइक करेगा पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल, उसी हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा। तो अब यहां जो प्रेशर हम बढ़ रहे हैं, जैसे गैस में हमने एक ही गैस को N1 लिया है और बाकी सबको N2 N3 लिया, जैसे आपने देखा, तो ए का जो पावर है, स्ट्राइकिंग पावर है, वो किससे हम प्रदर्शित करेंगे? ए का स्ट्राइकिंग पावर मोल फ्रैक्शन से प्रदर्शित होगा। तो एक्स डैश मोल फ्रैक्शन गिव्स द आइडिया ऑफ collision of particles of constituent gas, collision of particles of constituent gas, अब लोग constituent गैस में जो स्ट्राइक कर रही है कि किस गैस का पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो किस गैस का पार्टिकल कितना स्ट्राइक कर रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और मोल फ्रैक्शन ये बताएगा कि कितना कंट्रीब्यूशन है उस पार्टिकल का स्ट्राइकिंग में। तो टोटल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्रेशर का कौन सा हिस्सा इस गैस के द्वारा बना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट गैस ने कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट किया अपने नंबर के हिसाब से, वो हम पाते हैं। तो इस प्रकार से केएमटी हमको डाल्टन्स लॉ के बारे में बताता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली कहां से पैदा हो रहा है? एवोगाड्रो लॉ से पैदा हो रहा है कि जितना उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप बढ़ाओगे उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर क्या बढ़ता चला जाएगा, और पार्शियल प्रेशर को ही जोड़ने से टोटल प्रेशर हमको प्राप्त होता है। तो बेसिक आइडिया जो यहां था वो ये था कि प्रेशर के बिल्डअप होने का मेन कारण क्या है? स्ट्राइकिंग ऑफ गैसेस पार्टिकल्स ऑन द वॉल, अगेंस्ट द वॉल पे खड़ा हो। अब जितना उसका मात्रा होगा, जितना उसका मोल होगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ये बताएगा कि कितने पार्टिकल्स उसके टोटल प्रेशर को पैदा करने में काम कर रहे हैं, और वही पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकली चैलेंजिंग पोर्शन होता है क्लास 11 के लिए इसको समझना, लेकिन ऐसा कोई टफ चीज नहीं है। आप बेसिक बात को पकड़ लें और सोचें, बिना सोचे ये चीज समझ में नहीं आए। मैं भी पढ़ाने के पहले इन चीजों को सोचता हूँ या अपने टाइम में सोच के ही समझाऊं। डायरेक्ट किसी के कहने से ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक आप दिमाग से सोचोगे ये चीज मिलने वाली नहीं। तो आप सोचिए, अगर सोचने में कुछ लगता है कि आप ठीक से नहीं सोच पा रहे तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।